हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर स्वागत है। मैं शिव शक्ति कुमार और 70वीं बीपीएससी के लिए मैं करंट अफेयर क्लास ले रहा हूँ। और मेरा जो अगला जिला है, जिला वाइज अभी करंट अफेयर क्लास कर रहा है, तो अगला जिला पटना जिला है, जिसका करंट अफेयर और स्टैटिक्स पोर्शन को हम देखेंगे। तो पटना जिला काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है, बिहार की राजधानी भी है और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं पटना जिला से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। पहला जो हमारा करंट अफेयर है कि पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। तो मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा पटना के मीठापुर में। मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा और मछली पर अध्ययन किया जाएगा और कितना उसको किस प्रकार से किसान के लिए लाभकारी बनाया जा सकता है, अधिक से अधिक जीविकोपार्जन का साधन निर्माण किया जा सकता है, उसके लिए देखा जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा करंट अफेयर है कि पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो अब से एक सवाल तो ये आ सकता है कि भाई साइंस सिटी कहाँ बना है पूरे बिहार में, तो उसका उत्तर हो जाएगा पटना। उसका नाम क्या रखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के, और एक कार्यक्रम था इंटीग्रेटेड, जो अपने यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका वो नेतृत्व कर रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। और उन्हीं के नेतृत्व में अग्नि अग्नि मिसाइल देखते हैं कि अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, त्रिशूल है, ये सब का निर्माण किया गया था। तो इंटीग्रेटेड जो हमारे यहाँ एक मिसाइल प्रोग्राम था 1983 में आया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसी उसी का नेतृत्व करता भी थे। भारत में बाद में चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो उन्हीं के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह साइंस सिटी कहाँ होगा? राजेंद्र नगर पटना में अवस्थित होगा। राजेंद्र नगर पटना में अवस्थित होगा। साइंस सिटी का निर्माण कौन कर रहा है? तो बिहार सरकार का जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। बिहार सरकार का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। कौन कर रहा है? बिहार सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यहाँ मंत्रालय को विभाग बोला जाता है, तो उसी के द्वारा किया जा रहा है। ये 640 करोड़ में है और 2025 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। 640 करोड़ में 2025 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर है कि हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना बना है। तो हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स बना है और इस तरीके का परीक्षण किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मान लेते हैं कि कहीं अगर दवा पहुंचाना हो या फिर किसी इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल से जुड़ा हुआ उसको पहुंचाना हो, तो हम नीचे के मतलब सड़क की यात्रा से, सड़क मार्ग से जाएंगे तो काफ़ी लेट लग जाएगा। हो सकता है कि जाम हो वहाँ और कोई इमरजेंसी में वहाँ हो, तो इसके लिए बनाया गया है कि अगर दवा आपूर्ति हो, क्या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की पूर्ति करना हो, तो उसको हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके का जो परीक्षण किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवतपुर में दवा की पूर्ति के लिए, यानी कि पहला बार यह देखा गया है कि अगर नीचे जाम हो, रोड सड़क जाम है और कहीं किसी कारण से अवरोध हो रहा है या फिर कहीं बाढ़ है, तो हम ड्रोन के माध्यम से वहाँ जो है दवा पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो आपसे ये सवाल आ सकता है कि हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है? तो पटना एम्स बना है। और इसमें क्या किया गया है? तो दवा आपूर्ति करने के लिए नवतपुर में एक जगह है, पटना के पास ही में नवतपुर एक जगह है, वहाँ ड्रोन के माध्यम से दवा भेजा गया और देखा गया कि वास्तव में यह सफल होता है कि नहीं। तो यह प्रयोग सफल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आगे हम। इसका कुछ स्टैटिक्स आ जाता है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो सुरक्षा योजना उसी के तहत पूरे देश के अंदर एम्स की स्थापना होती है, क्योंकि यह योजना 2003 में आया था। और इसका मुख्य काम था, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में आया था, और इसका मुख्य काम क्या था कि तृतीय स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है उसको मतलब बेहतर बनाना है, या जो क्षेत्रीय असंतुलन, जैसे देखते थे कि पहले 3 4 5 एम्स थे पूरे भारत के अंदर और अन्य जगहों पर एम्स नहीं था, तो उसकी स्थापना करना, यह क्षेत्रीय संतुलन था, किसी राज्य में है किसी राज्य में नहीं है। और इसका नोडल जो मंत्रालय है, मतलब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसमें दो ही महत्वपूर्ण घटक है, एक ऐसे है कि एम्स जैसे संस्थान का स्थापना करना और विभिन्न राज्यों में मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना करना। देखते हैं कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बिहार मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं नहीं है मेडिकल कॉलेज, तो उसको स्थापना करना। और यह जो हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों तरफ से फंडिंग होता है, ठीक ना। अब एम्स एक क्या है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो देखते हैं कि इसको अगर हिंदी में बोले तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोलते हैं। तो यह उच्च शिक्षा के स्वायत्त सरकारी सार्वजनिक चिकित्सा विश्वविद्यालयों का एक समूह है। एम्स क्या है ना कि वहाँ बहुत सारे चिकित्सा विश्वविद्यालय होते हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट के होते हैं, चेस्ट का है, आई का है, पीठ का है, ठीक ना। यह अलग अलग प्रकार के जितने भी वहाँ चिकित्सा विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उस सबका एक समूह होता है, उसी को एम्स बोलते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि एम्स किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। एम्स जैसे संस्थान जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है
और एम्स जैसे संस्थान जो है हमारे देश के अंदर, उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है और संसद के अधिनियम द्वारा यह दर्जा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एम्स राष्ट्रीय महत्व का संस्था के रूप में, चूंकि एम्स बराबर चर्चा में रहा है, क्योंकि एक तो पटना में एम्स है, दूसरा एम्स जो है बिहार में दरभंगा में खोलने जा रहा है, तो इसको लेके विवाद भी रही जमीन अधिग्रहण को लेके, तो इसलिए एम्स चर्चा में रहा। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि भाई एम्स जो है, एम्स इस संस्थान किस मंत्रालय का अधीन है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अधीन आता है और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो फैक्ट है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना के साइंस कॉलेज में खोला गया है। तो ये एशिया का पहला, भारत का पूछ सकता है कि देश का पहला रिसर्च सेंटर कहाँ है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो पटना के साइंस कॉलेज ही होगा, पटना ही होगा। एशिया में पूछा जा सकता है तो फिर एशिया का प्रथम साइंस जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में खुला है। गंगा नदी के तट पर पटना साइंस कॉलेज है, वहीं खोला गया है। इसका नींव 2020 में डाला गया था, इसका नींव 2020 में रखा गया था। और डॉल्फिन के अलावा अन्य जलीय जीव पर अनुसंधान होगा, डॉल्फिन के बिहेवियर पर अनुसंधान होगा, डॉल्फिन के जीविकोपार्जन पर। डॉल्फिन इतना सारा कम है, क्रिटिकल, ये विलुप्त प्राय जलीय जीव है, विलुप्त प्राय प्राणी में है, तो उसके पूरे अनुसंधान होगा कि इसका थ्रेट किस कारण से है, सब पर अनुसंधान होगा। और उसके साथ साथ डॉल्फिन के अलावा यहाँ अन्य जलीय जीव का भी अनुसंधान होता है। ये प्रश्न आ सकता है ना कि पटना, एक स्टेटमेंट, अब तो स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया बीपीएससी, तो यहाँ स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि भाई पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। दूसरा स्टेटमेंट यह बनाया जा सकता है कि यहाँ केवल डॉल्फिन पर ही अध्ययन किया जाएगा, तो ऐसा नहीं, डॉल्फिन के अलावा अन्य जलीय जीव जो है उस पर अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो हमारे देश के अंदर जितना भी डॉल्फिन है देश के अंदर, उसका आधा से ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? बिहार में है। ऐसा माना जाता है कि आधा से ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? बिहार में है। और पटना के अलावा दूसरा जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है वो जो देखेंगे विक्रमशिला अभ्यारण्य है भागलपुर में, वही है। तो दोनों अभी बिहार में है, यानी डॉल्फिन पर रिसर्च सेंटर 2 है और दोनों कहाँ है? बिहार में खोला गया। तो हमारे यहाँ स्टैटिक्स पोर्शन में कहा जाता है कि गंगा नदी डॉल्फिन, गंगेटिक जो डॉल्फिन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन को टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है, टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन को टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसकी खोज आधिकारिक रूप से 1801 में होती है। प्रश्न आ सकता है कि गंगा नदी डॉल्फिन की खोज कब हुआ था? तो आधिकारिक रूप से 1801 में हुआ था। और गंगा नदी डॉल्फिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश के मुख्य नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन है केवल मीठे पानी में रह सकती है, यानी कि यह जो समुद्री जल है या अलवणीय जल है, सॉरी लवणीय जल है, उसमें नहीं रह सकता है। गंगा नदी डॉल्फिन जो है लवणीय जल में नहीं रह सकती है, यह केवल अलवणीय जल या मीठा जल में रह सकती है। और जो नदी डॉल्फिन होता है, गंगा नदी डॉल्फिन होता है, उसे जलीय माना जाता है कि उसके पास आँख नहीं होता, वो देख नहीं सकती है और वो अंधा होती है। तो वो देखने के लिए, शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का इस्तेमाल करती है। और यह स्तनपायी होने के कारण जल के भीतर सांस नहीं ले सकती, क्योंकि जो गंगा नदी डॉल्फिन है स्तनपायी है, कोई मछली नहीं है। तब से सवाल आ सकते हैं गंगा नदी डॉल्फिन मछली है तो नहीं, गलत हो जाएगा। ये स्तनपायी है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, कुत्ता बिल्ली सब आता है, ये सब स्तनपायी है। तो स्तनपायी होने के कारण इनके अंदर गलफारा नहीं होता, जिसके कारण जो है सांस लेने के लिए इनको नदी से ऊपर आना पड़ता है और प्रत्येक 30 सेकंड या 120 सेकंड पर सतह पर आना होता है सांस लेने के लिए। भारत सरकार द्वारा, देखें कि भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इसका देखेंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत शिकार प्रतिबंधित है। तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1 के तहत आता है, जिसमें बाघ भी शामिल है, जिसको उच्च स्तर का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, हाई लेवल प्रोटेक्शन प्राप्त है, जिसको अनुसूची 1 में रखा गया है। अब देखेंगे कि जो देश में आधे से ज़्यादा डॉल्फिन तो बिहार में, ये तो देख लिए। और डॉल्फिन जो है अन्य जलीय जीव, जो डॉल्फिन होता है इंडिकेटर जीव भी इसको बोला जाता है। इंडिकेटर जीव बोला जाता है मतलब कि गंगा नदी के जल स्वच्छ है कि नहीं है, डॉल्फिन की संख्या या डॉल्फिन की उपस्थिति बता देगा। अन्यथा अगर डॉल्फिन विलुप्त हो जाता है तो माना जाएगा कि गंगा नदी में जो प्रदूषण बढ़ गया है। तो यह प्रदूषण का सूचक भी है, इंडिकेटर है। और सुरक्षा स्टेटस देख लेते हैं। तो आयुसीएन में लुप्तप्राय है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में है। तो याद रखिएगा आयुसीएन में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 के तहत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का पहला पोषण गांव कुकरी बीघा पटना में है। देश का पहला पोषण युक्त गांव या पोषण गांव, न्यूट्रिशनल विलेज, कुकरी बीघा पटना में है। यानी कि कुकरी बीघा गांव जो पटना में है उसको पहला न्यूट्रिशनल विलेज घोषित किया गया है, यानी पोषण गांव घोषित किया गया है। यहाँ पोषण युक्त अनाज की खेती होती है और यह पटना के दुल्हन बाजार प्रखंड में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला पोषण युक्त गांव या पोषण गांव किसे घोषित किया गया है? तो पटना के कुकरी बीघा गांव को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न तो हम देख लेते हैं। आगे जो हमारा
है कि पटना के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बनाया गया है। पटना के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बनाया गया। 6 मंजिला टावर है। यह 6 मंजिला टावर याद रखिएगा कितना, पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बनाया गया है, तो ये 120 फीट ऊंचा और 6 मंजिला टावर है। यहाँ जो कलाकृति लगाया जाएगा, जो कि बापू टावर बनाया जा रहा है, तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ यहाँ बहुत सारा मूर्ति लगाया जाएगा, मूर्ति लगाया जाएगा यहाँ, और बताया जाएगा उसी मूर्ति के माध्यम से जो बापू का हमारा योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में या फिर उनके जीवन पर, तो उसका जो निर्माण किया जाएगा कलाकृति का, वह अहमदाबाद के फैक्ट्री में निर्माण। पूछा जा सकता है कि बापू टावर में जो मूर्ति लगेंगे उसका निर्माण कहाँ होगा, तो अहमदाबाद की एक फैक्ट्री वहाँ निर्माण होगा। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर है, यह देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर है, तो इसको याद रखिएगा, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर है। जो अन्य महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर फैक्ट है वह है कि आंख से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IIGMS, जो IGMS पटना है उसमें खोला गया है। तो देखेंगे कि आंख से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक, आंख से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो IGMS पटना में खोला गया है। IGMS पटना में खोला गया है। IGMS पटना में खोला गया है, तो याद रखिएगा इसको, IGIMS पटना में खोला गया है। तो आंख से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में खोला गया है। आगे देख लेते हैं, अगला करंट अफेयर हमारा है, पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया। पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का, पूछा से कोकोनट पार्क का लोकार्पण कहा गया है, तो पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का स्थापना किया गया है। और कोकोनट पार्क का जो पहले से ही स्थापित था, पहले से अटल बिहारी वाजपेयी पार्क नाम था, बाद में बदल दिया गया है, इसको कोकोनट पार्क कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर पटना में स्थित किया गया। तो एक ध्यान रखिए कि देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है, जहां 16,000 से 20,000 विद्यार्थी 16,000 से 20,000 विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा दे सकता है। 281 करोड़ लागत से बनाया गया, 281 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 16,000 से 20,000 विद्यार्थी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षा दे सकता है एक साथ। पटना के कुम्हरार में है, पटना के कुम्हरार में यह अवस्थित है। तो पूछा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है बापू परीक्षा परिसर, इसका नाम रखा गया है बापू परीक्षा परिसर। चलिए आगे देख लेते हैं, पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, यह पटना के फतुहा में निर्माण किया जाएगा। और लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि आवागमन में जो भी खर्च लगता है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। आवागमन में जैसे कि अगर कोई वस्तु है उसको पटना से दिल्ली ले जाना है, तो उसमें जो खर्च आता है उसी को लॉजिस्टिक खर्च करते हैं। या फिर जैसे मान लेते हैं कि आप कृषि उत्पादन करते हैं, खेत में उत्पादन करते हैं, उसको फिर लाते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर करके दिल्ली पटना लाते हैं, फिर पटना से दिल्ली ले आते हैं, तो टोटल जो खर्च होता है लॉजिस्टिक होता है। तो अपने यहाँ पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, और यहाँ जो लॉजिस्टिक की खर्च ज़्यादा है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। बार स्टोरेज ये सब बनाया जाएगा, कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा वहाँ। तो चलिए देख लेते हैं, पटना के फतुहा में बनाया जा रहा है राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अब अगला देख लेते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह पटना नगर निगम को 25वां स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि देश के अंदर जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 46 शहर है, उसमें 25वां स्वच्छ शहर बना है पटना। 25वां स्वच्छ शहर पटना बना है, क्योंकि 25वां स्वच्छ शहर पटना बना, पटना निगम को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, अगला जो प्रश्न है कि पटना जंक्शन पर ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। पटना जंक्शन पर क्या लगाया है, पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, तो याद रखिएगा पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित किया जा रहा है। यह पटना के बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ, यह पटना के बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पटना के बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर बनाया जा रहा है। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा सकता कितना फीट है, तो 108 फीट ऊंचा है। यह जो इस्कॉन मंदिर है 108 फीट ऊंचा मंदिर है। और पटना के वास्तुकार, मंदिर के जो वास्तुकार है पीयूष वी सोमपुरा है, पीयूष वी सोमपुरा। याद रखिएगा जो इस्कॉन मंदिर बन रहा है उसका वास्तुकार कौन है, तो पीयूष वी सोमपुरा है, पीयूष वी सोमपुरा है, सोमपुरा याद रखिए, सोमपुरा नहीं सोमपुरा। और यहाँ देखेंगे कि इस्कॉन मंदिर में क्या होता है कि हिंदू जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है, जो दर्शन है उसको दिया जाता है। गीता का जो पाठ होता है उसको बताया जाता है। जीवन दर्शन यानी जिंदगी जीने की वह पद्धति जिससे बेहतर जीवन जिया जा सकता है, जिससे प्रकृति का, संसार का कोई नुकसान नहीं हो, उसी को यहाँ बताया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, पटना में देश का पहला पशु विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। कहाँ, पटना में देश का पहला पशु विश्वविद्यालय। तो पूरे देश का पहला पशु विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, बिहार के पटना में बन रहा है। और इसको देखेंगे कि 889 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। कितना, 889 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, 889 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है।
आगे देख लेते हैं, पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया जा रहा है। पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क बन रहा है, पूरे राज्य में पहला ट्रैफिक पार्क बन रहा है और वहाँ ट्रैफिक से जुड़ा हुआ नियम कानून के बारे में बताया जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया जाएगा, क्या सिग्नल का क्या महत्व होता है, उस सब के बारे में प्रदर्शन लगाया जाएगा, जिसको देख के हम सीख सकते हैं, ट्रैफिक नियमों को, रूल्स को जान सकते हैं। और इसका नाम रखा गया वीर कुंवर सिंह पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क रखा गया इसका नाम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है कि पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जा रहा है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जा रहा है और यह पटना में कहाँ बनाया जा रहा है, तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान परिसर जो है उसी में बनाया जा रहा है। तो पटना में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसकी लागत 30 करोड़ रुपया। शिल्प कला में हम देखें कि क्राफ्ट का जो शिल्प है, लोक कला है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा, उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी और हमारे देश के अंदर एक बृहद स्तर पर लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम है, तो उसका प्रदर्शन किया जाएगा लोग, ताकि उससे आकर्षित हो और आधुनिक दुनिया में भी लोग जो हमारा क्राफ्ट है, शिल्प है, उस तरीका के वस्तु को हम खरीद पाए और आप संयोग के रख सके उस कला को। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना के चिड़ियाघर में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है पटना में, पहला देश का। तो देखेंगे कि यह पटना में खुला है, देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब है। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न आ सकता है कि भाई पटना में देश का पहला है, देश के पूरे देश में जो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है उसमें पटना पहला है, पूरे देश में पहली बार पटना में खोला गया है। एक सवाल आ सकता है कि इसको बनाया कौन है, तो इसको बनाया यूरोपीय यूनियन और जर्मनी की एक संस्था है, यानी यूरोपीय यूनियन EU एवं जर्मनी की एक संस्था है, GIZ द्वारा लैब खोला जा रहा है। तो ये कौन खोल रहा है, GIZ है, जो यूरोपीय यूनियन और जर्मनी की एक संस्था है, उसी के द्वारा ये खोला जा रहा है। और यहाँ क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में आम जनता के साथ साथ स्कूली छात्रों को भी जागरूक किया जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज एक बृहद स्तर पर एक दुनिया का सबसे बड़ी समस्या, अगर आधुनिक दुनिया जिसको आज फेस हम कर रहे हैं, वह है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जिससे मानव, पशु, पूरे प्रकृति का प्रत्येक अंग प्रभावित होगा। और इसीलिए पूरा दुनिया, वैश्विक स्तर के नेता जो है, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, आप देखेंगे। और पूरे दुनिया के जो लीडर है, विश्व UN है, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमारे देश के आम नागरिक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं वह गरीब लोग हैं। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए वो गरीब लोग होकर, उसी को पता नहीं और उसी को जागरूकता नहीं। तो आम जनता को जागरूक करने के लिए, स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बनाया जा रहा है पटना में, ठीक ना। यह देश का पहला लैब है और 3 अन्य जगह पर भी इसकी घोषणा हुई है बनाने का। पूरे भारत में 4 जगह बनाया जा रहा है, हरियाणा, गुजरात और केरल में, साथ में बिहार में। तो इसमें एक हमारा स्टैटिक्स होता है पटना का चिड़ियाघर। तो पटना का जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। और इसकी स्थापना 1969 में 1969 में वनस्पति उद्यान के रूप में हुआ था। 1969 में वनस्पति उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुआ था और बाद में चल के 1973 में इसको पार्क बनाया गया और आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो इसकी स्थापना 1969 में वनस्पति उद्यान के रूप में हुआ था, बाद में पार्क बना दिया गया 1973 में और आम जनता के लिए खोल दिया गया। और देखेंगे कि इस कितने एकड़ में फैला है, तो 152 एकड़ में फैला है और इसको 61 हेक्टेयर भी कहते हैं, 61 हेक्टेयर भी कहते हैं। तो यह हमारा आज का करंट अफेयर था। और चूँकि पटना जिला में काफ़ी बहुत बृहद स्तर पर घटनाएं हुई है, क्योंकि राजधानी हमारे है राज्य की, तो इसका 2 पार्ट्स आएगा। ये प्रथम पार्ट है पटना जिला से, दूसरा पार्ट आएगा। चलिए दोस्तों तैयारी करते रहिए और इस बार पास करिए, क्योंकि 200 SDM का सीट है, लगभग 136 DSP का सीट है। इतना महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा स्तर पर अपॉर्चुनिटी बार नहीं आती। हम लोग भी BPSC देते रहे हैं और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं आया था। तो इसी कारण है कि इस बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और 300 रैंक भी है, अगर OBC में आप हैं, SC ST में हैं, आपका रैंक बहुत ख़राब भी है, फिर भी SDM और DSP बनने का बहुत बड़ा चांस है। इसलिए अपना ताकत झोंक दीजिए, अपनी ऊर्जा को लगाइए और परीक्षा दीजिए। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।